हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस और द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि गोरखपुर के चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विथड्रॉ कर दिया था 1922 में, क्योंकि मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो गया था और गांधी जी वायलेंस का विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद विथड्रॉ कर दिया था। इधर कांग्रेस में कुछ लीडर्स ये चाहते थे कि कांग्रेस काउंसिल्स के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे। इसके बाद कुछ कांग्रेस के लीडर्स, जिनमें C.R. दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे, इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी नाम दिया गया, वो बना ली थी। कांग्रेस के कुछ यंग लीडर्स, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे, उन लोगों ने पहली बार पार्टी में अपने विचार रखे कि कांग्रेस को अब ब्रिटिश रूल से फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाहिए, यानी देश को पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए ब्रिटिश रूल से लड़ाई लड़नी चाहिए। इधर 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया भेजा। सर जॉन साइमन के अंडर में ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य इंडिया के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का निर्माण करना था। लेकिन जब ये कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गो बैक साइमन के स्लोगन के साथ इस कमीशन के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि इस कमीशन में सभी मेंबर्स ब्रिटिश हैं, कोई भी इंडियन मेंबर इस कमीशन का हिस्सा नहीं है। इस तरह से साइमन कमीशन के इंडिया आने पर उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए। एग्ज़ाम के हिसाब से हमें साइमन कमीशन कब इंडिया आया और उसका विरोध इंडियंस ने क्यों किया, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस से अलग होकर के किन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी, ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का बहुत अधिक विरोध होता देख करके वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया के लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस की। लेकिन कांग्रेस ने इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। इधर 1929 में
कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने पहली बार इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की और यह डिक्लेयर किया कि कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी। एग्ज़ाम के हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की और कांग्रेस ने 1930 में किस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर किया था। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर टैक्स अनाउंस कर दिया और सॉल्ट के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली डिसाइड कर दी, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने 1930 में किया और गवर्नमेंट से अपील की कि क्योंकि सॉल्ट एक इसेंशियल फूड आइटम है, इसलिए सॉल्ट पर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए। महात्मा गांधी ने ये भी डिक्लेयर किया कि अगर उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ने नहीं माना तो कांग्रेस जल्द ही सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च गुजरात में अपने आश्रम साबरमती से स्टार्ट किया, जो कि गुजरात के कोस्टल एरिया में स्थित टाउन डांडी तक चला। डांडी पहुंच करके गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के लॉ को वायलेट करते हुए सॉल्ट बनाया और इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। देश में हजारों लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। इसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत से कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी के बहुत बड़े डिसाइपल यानी शिष्य थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा जो सत्याग्रही पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, उन पर अटैक किया गया। बच्चों और महिलाओं को पीटा गया और बहुत से लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। ऐसी सिचुएशन में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का निश्चय किया और मार्च 1931 में उन्होंने वायसराय इरविन के साथ एक पैक्ट समझौता किया। इस गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमत हो गए और गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए एग्री हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, लेकिन वो वहाँ से डिसअपॉइंटेड ही वापस लौटे। अगर हम ये देखें कि पूरे कंट्री में
सिविल डिसओबीडियंस के लिए लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, तो हम देखते हैं कि रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थीं, जैसे कि गुजरात की पाटीदार कम्युनिटी और उत्तर प्रदेश की जाट कम्युनिटी, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बहुत अधिक सपोर्ट किया था। इसी तरह से कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, इन लोगों ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बहुत अधिक सपोर्ट किया। इसीलिए इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने इम्पोर्टेड गुड्स को बाय और सेल करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के दौरान हजारों विमेन गांधी जी के साथ प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आईं और इसीलिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी बीच 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई, जिसके लीडर्स थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, जिन्हें बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और भगत सिंह केवल 23 ईयर्स के थे जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे जिसमें मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किए गए। फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अपनी डिमांड रखी। 1930 में अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था। मार्च 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, जबकि उन्होंने डांडी नाम के स्थान पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। मार्च 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को समाप्त किया। दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसमें भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बीच में ही कॉल ऑफ करना पड़ा था, क्योंकि सोसाइटी के कई ग्रुप्स इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। कई दलित लीडर्स कांग्रेस के स्वराज के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और इसीलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर ने 1930 में दलित्स को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई थी। जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी बुलाया था। इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से क्लैश हुआ, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, जिसका विरोध गांधी जी कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर की इस डिमांड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। अंत में अम्बेडकर को 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करने के लिए मानना पड़ा और इस पैक्ट के अनुसार ये निश्चित किया गया कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, मेनली शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी। पूना पैक्ट क्या था, ये कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने सोसाइटी से अनटचेबिलिटी के सोशल इविल को समाप्त करने के लिए भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने दलित्स को हरिजन या चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा था। उनका मानना था कि जब तक सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक देश में स्वराज नहीं आ सकता। इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को मुस्लिम्स के एक लार्ज सेक्शंस ने भी सपोर्ट नहीं किया था। जिन्ना जो एक मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। जिस तरह से यूरोपियन लीडर्स ने अपने देश में आर्ट, लिटरेचर और फोक सॉन्ग्स के द्वारा नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने का काम किया था, ठीक उसी तरह से इंडिया में भी नेशनलिस्ट लीडर्स ने फोक सॉन्ग्स, प्रिंट्स और डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करके लोगों को यूनाइटेड करने और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बढ़ाने का काम किया था। 20th सेंचुरी में लोग इंडिया को भारत माता के रूप में मानने लगे थे। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता के रूप में देश की इमेज को क्रिएट करने का काम किया था। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने वाला एक सॉन्ग था। बाद में इन्होंने इस सॉन्ग को अपने नॉवेल आनंद मठ में इंक्लूड किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद मठ और वंदे मातरम किसने लिखा था। बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी फेमस पेंटिंग बनाई थी। इसी तरह से बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने फोक कल्चर को रिवाइव करने का मूवमेंट चलाया था। मद्रास में नटेश शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल फोक टेल्स लिखी।
बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान रेड, ग्रीन और येलो कलर का ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया। इसी तरह 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया, जो कि रेड, ग्रीन और वाइट कलर का ट्राई कलर फ्लैग था और इसके सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील बना हुआ था। एक पॉपुलर प्रिंट में नेहरू को इंडिया के मैप और भारत माता की इमेज लिए हुए दिखाया गया है। इसी तरह नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने भारत के ग्लोरियस कल्चर के बारे में लिखते हुए बताया कि किस तरह से एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी और क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था। उनका मानना था कि इंडियंस को अपने एंशिएंट कल्चर पर प्राइड करना चाहिए। इस तरह अपने इस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने जाना कि किस तरह 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इंडियंस ने यूनाइटेड होकर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और इंडियंस को ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूनाइटेड करने में तथा इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाने में महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।